हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल फ्रॉम 1858 से लेके 1947 तक। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि कौन से एक्ट्स जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्पोज किए, राइट। आज हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और कौन से एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में इनैक्ट किए। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसमें क्या हुआ कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंग्लैंड में लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अब सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पा रही है। तो अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि वो सारी पावर्स उनसे, टेरिटरी की, रेवेन्यू की, चाहे वो गवर्नमेंट की पावर हो, तो सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली। तो इस एक्ट का एक और नाम जो है वो है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो उन्होंने 5 काम मेनली इसमें किए, राइट। तो पहला काम उन्होंने क्या किया कि पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के क्राउन के हाथ में दे दिया, और उसके साथ उन्होंने गवर्नर जनरल का जो पोस्ट थी इंडिया में उसको चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया। अब जो वाइसराय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। तो पहला जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड कैनिंग। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की कि जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था पुराने एक्ट की वजह से, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उनके क्या क्या काम होते हैं, तो उस चीज़ को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि एक नया ऑफिस सेटअप किया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया इंडिया के लिए, जिसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी थी और पूरा कंट्रोल था किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का। फिर वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। चौथा काम इन्होंने ये किया इस एक्ट में कि इन्होंने 15 मेंबर काउंसिल इंडिया में बनाई, किसको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। पर ये जो काउंसिल थी ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो चेयरमैन था इस एडवाइजरी काउंसिल का। फिर इन्होंने क्या किया कि इस एक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये जो एक्ट है ये एक इम्प्रूवमेंट है कि फर्दर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में वो करेंगे वो और अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं और सिपाही मुटनी भी कहते हैं, उसके बाद इंडिया में लागू हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने 3 एक्ट वन बाय वन इनैक्ट किए इंडिया में। अब जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को फील हुआ कि यार अब हमें अगर इंडिया में सही तरीके से हुकूमत करनी है तो हमें जो इंडिया के लीडर्स हैं, मास लीडर्स जो भी हैं उस टाइम पे, राजा है या कोई भी है जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, तो उनको हमें अपने विश्वास में लेना पड़ेगा ताकि हम स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे रन कर सकें और अपना जो भी पर्पस है उसको अचीव कर सकें। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, तो जिनमें आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909, राइट। अब अगर हम बात करें एक्ट ऑफ 1861, तो इसमें इन्होंने 5 काम किए, या फिर आप बोल सकते हो कि फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1861। तो फीचर्स में 5 मेन फीचर्स थे। पहला इन्होंने क्या किया कि इंडियंस को भी इन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया, किसके लिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, ताकि वो उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप आए कि नहीं अब ब्रिटिशर्स हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी भी हितों का अब ध्यान रखा जाएगा। फॉर दैट पर्पस वायसराय ने क्या किया, नॉमिनेट किया कुछ इंडियन को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किसके, उसकी जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी, जो उसकी काउंसिल थी उसको उसने जो एक्सपेंड किया था उसमें कुछ इंडियंस को ऐड किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं, नॉन ऑफिशियल
मेंबर्स। अब ये जो स्टार्टिंग के पहले जो बंदे इन्होंने ऐड किए वो 3 बंदे थे। पहला था राजा बनारस, सेकंड वन महाराजा पटियाला, और तीसरा पर्सन था सर दिनकर राव। दूसरा काम इन्होंने क्या किया इसमें कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन हो गया कि पावर को एक जगह पे इकट्ठा करना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो सके। तो इन्होंने क्या किया, जब पुराने जो एक्ट आए थे 1773 में, 1833 में, तो उस टाइम पे क्या किया इन्होंने, जब एक्ट पास किए तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, जो भी पावर्स थी, वो छीन गई, जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। अब इन्होंने क्या किया कि वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, ये इन्होंने उस टाइम पे रिस्टोर कर दी, मतलब उनको दोबारा दे दी। ठीक है। उसके बाद तीसरा इन्होंने ये किया कि इन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश की। कहाँ पे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और पंजाब में, जो कि एक सीरीज में एस्टैब्लिश हुई, जैसे इन द ईयर ऑफ 1862, 1866 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया कि इन्होंने वायसराय को पावर दे दी कि वो रूल्स और ऑर्डर्स बना सके खुद से, ताकि वो जो भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही तरीके से स्मूथली कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, वायसराय को पावर दे दी कि वो कोई भी कानून लागू कर सकता था, राइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो कि जैसे अब आज हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि हमारी हाउसेस डिसॉल्व हो चुके हैं और हंग में है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है विच इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। अब वो जो ऑर्डिनेंस वो पास करता है वायसराय, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 6 मंथ्स। जब से वो स्टार्ट होता है तब से लेके 6 मंथ्स। ठीक है, उस टाइम पे वो थी। फिर आता है नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1892। तो एक्ट ऑफ 1892 में इन्होंने कुछ काम किए, जिनमें सबसे मेन ये है कि इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर दिए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन मेजॉरिटी अपने पास ही रखी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दे दी कि वो अब बजट को भी डिस्कस कर सकते थे। ठीक है। और उसी के साथ इन्होंने एक और चीज़ ऐड की, जिसमें कि वो नॉमिनेट कर सकते थे सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले जो था वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय ऑफ इंडिया था। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कब आया था? तो वो 1909 में आया था। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे इंडियंस को इन्होंने ऐड किया था काउंसिल्स में, तो जो पहला इंडियन था, तो वो कौन ऐड हुआ? तो अब जैसे पीछे वाली काउंसिल में हमने देखा कि 3 बंदों को उन्होंने ऐड किया था वायसराय ने, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी इंडियन को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, वायसराय और गवर्नर्स की, उसमें एज ए लॉ मेंबर चूज़ किया गया हो। तो वो बंदा जो था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो फर्स्ट इंडियन था जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, बट नॉट एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर, बल्कि वो अपॉइंट हुआ एज ए लॉ मेंबर ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो नाम यही आता है, सत्येंद्र प्रसाद। ठीक है। तो हमने
ऊपर ऊपर से या मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे एक्ट्स के कि ये क्या क्या थे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ भी आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक इट एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। होप आप लोग अपने सपनों को अचीव कर पाएँ और आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्ट हो पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।